भारतीय सिनेमा में देखिए, कुछ फिल्में बनती हैं, कुछ इतिहास बनाती हैं, और फिर आती है एक ऐसी फिल्म जो खुद इतिहास बन जाती है। आज हम उसी एक फिल्म की कहानी में उतरेंगे। नाम है शोले। ये कोई मामूली हिट फिल्म नहीं थी। नहीं, ये एक आंधी थी। एक ऐसा कल्चरल मोमेंट था जिसने हिंदी सिनेमा का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, बड़े बड़े फिल्म क्रिटिक्स आज भी यही कहते हैं। एक सिनेमा था शोले से पहले और एक सिनेमा है शोले के बाद। जरा सोचिए, एक फिल्म का इतना गहरा असर। पर सवाल यह है कि ये सब हुआ कैसे? एक ऐसी फिल्म जिसकी कास्टिंग में इतने पेंच थे, जिसका बजट वो तो कंट्रोल से बाहर ही जा रहा था, वो अपने जमाने की सबसे बड़ी, सबसे यादगार ब्लॉकबस्टर आखिर बन कैसे गई? चलिए आज इसी असली कहानी को जानते हैं। हर बड़ी चीज की शुरुआत आप जानते ही हैं, एक छोटे से आइडिया से होती है। तो चलिए देखते हैं कि शोले का बीज कहां और कैसे बोया गया था। तो कहानी की शुरुआत होती है उस दौर की सबसे मशहूर राइटर जोड़ी सलीम जावेद से। उनके दिमाग में सिर्फ 4 लाइन का एक बेसिक आइडिया था। वो इसे लेकर पहले पहुंचे प्रकाश मेहरा के पास, पर वो जंजीर बनाने में बिजी थे। फिर वो गए मनमोहन देसाई के पास, लेकिन उन्हें तो एक हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म बनानी थी। कई दरवाजे खटखटाने के बाद जब रमेश सिप्पी ने यह आइडिया सुना, उन्होंने मौके को पहचान लिया और तुरंत 1.5 लाख रुपए में स्क्रिप्ट फाइनल कर दी। और पता है, जब स्क्रिप्ट तैयार हुई तो उसके कुछ ऐसे राज थे जो बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे कि पूरी की पूरी स्क्रिप्ट और डायलॉग्स असल में उर्दू में लिखे गए थे। और क्या कोई सोच सकता है कि ठाकुर का किरदार एक आर्मी ऑफिसर और जय वीरू रिटायर्ड फौजी थे? हाँ, बाद में आर्मी लोकेशंस पर शूटिंग की मुश्किलों को देखते हुए किरदारों का बैकग्राउंड बदल दिया गया। फिल्म की कहानी जितनी दमदार थी ना, उसे बनाने की कहानी उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। और सबसे मजेदार किस्से तो कास्टिंग के हैं। यहां अगर एक भी फैसला इधर से उधर हो जाता तो शायद आज हम शोले को इस तरह याद ही नहीं कर रहे होते। अब बात करते हैं फिल्म के सबसे बड़े आइकॉन की, गब्बर सिंह। पता है, इस रोल के लिए संजीव कुमार बहुत ज्यादा उत्सुक थे, लेकिन डायरेक्टर रमेश सिप्पी का विजन बिल्कुल क्लियर था। उन्हें लगा कि संजीव कुमार की एक हीरो वाली इमेज है, लोग उनसे हमदर्दी करने लगेंगे। और गब्बर के किरदार के लिए हमदर्दी नहीं, सिर्फ और सिर्फ खौफ चाहिए था। बस इसी एक वजह से ये रोल गया अमजद खान के पास, और बाकी तो आप जानते ही हैं, इतिहास बन गया। और ठाकुर का किरदार, इसके लिए पहली पसंद थे ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार। उन्होंने ये रोल ठुकरा दिया, एक ऐसा फैसला जिसका मलाल उन्हें जिंदगी भर रहा। उनके मना करने के बाद ही ये किरदार संजीव कुमार को ऑफर हुआ, और उन्होंने क्या खूब निभाया। जय का किरदार और अमिताभ बच्चन, आज लगता है ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे, लेकिन तब ऐसा नहीं था। ये रोल पहले शत्रुघ्न सिन्हा को ऑफर हुआ था, पर वो अपनी दूसरी फिल्मों में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने मना कर दिया। उनके ना कहने के बाद ही सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन का नाम आगे बढ़ाया। जरा सोचिए, एक ना ने बॉलीवुड को उसका एंग्री यंग मैन दे दिया। और इस बात को बाद में खुद शत्रुघ्न सिन्हा ने माना भी। उन्होंने कहा, ये मेरी गलती थी, मुझे ये करना चाहिए था। उनका वो एक फैसला और बॉलीवुड का पूरा इतिहास ही बदल गया। और अब आता है वो किस्सा जो बॉलीवुड की सबसे मशहूर कहानियों में से एक है। धर्मेंद्र ने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्हें ठाकुर का वो पावरफुल रोल बहुत पसंद आया, लेकिन रमेश सिप्पी वो बड़े चतुर डायरेक्टर थे। उन्होंने धर्मेंद्र को याद दिलाया कि वीरू का रोमांटिक किरदार हेमा मालिनी के साथ है, और फिर उन्होंने एक तुरुप का इक्का फेंका। उन्होंने कहा, अगर तुम ठाकुर बनोगे तो वीरू का रोल मिलेगा संजीव कुमार को, जिन्होंने हाल ही में हेमा जी को शादी के लिए प्रपोज किया है। बस इतना सुनना था कि धर्मेंद्र ने फौरन वीरू के रोल के लिए हां कर दी। तो चलिए, कास्ट तो फाइनल हो गई, लेकिन रमेश सिप्पी सिर्फ एक अच्छी कहानी नहीं बनाना चाहते थे, वो एक ऐसा सिनेमाई तजुर्बा देना चाहते थे जो पहले कभी किसी ने देखा ही ना हो। और इसके लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। उन्होंने फैसला किया कि फिल्म 70 mm फॉर्मेट में शूट होगी। आज ये हमें आम लग सकता है, लेकिन उस जमाने में ये तकनीक सिर्फ हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों में इस्तेमाल होती थी। इसका मतलब था एक विशाल पर्दा, जबरदस्त डिटेलिंग और एक ऐसा ग्रैंड विजुअल एक्सपीरियंस जो भारतीय दर्शकों के लिए बिल्कुल बिल्कुल नया था। शोले सिर्फ कहानी या किरदारों में ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी में भी एक पायनियर थी। ये 70 mm में शूट होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। स्टीरियोफोनिक साउंड का इस्तेमाल करने वाली पहली फिल्म थी, जिससे आवाज में एक नई जान आ गई।
और तो और ये वो पहली फिल्म थी जिसके डायलॉग्स की अलग से ऑडियो कैसेट रिलीज हुई और वो कैसेट भी सुपरहिट हो गई। तो इतनी मेहनत, इतना पैसा और इतनी नई टेक्नोलॉजी, सब कुछ दांव पर लगा था। अब सवाल ये था कि क्या दर्शक इस महत्वाकांक्षी फिल्म को अपनाएंगे? चलिए देखते हैं बॉक्स ऑफिस पर शोले ने क्या कमाल किया। देखिए, फिल्म का बजट शुरू में 1 करोड़ रुपए आका गया था, जो उस समय के हिसाब से बहुत बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन बनते बनते ये 3 गुना हो गया, पूरे 3 करोड़ रुपए। ये एक ऐसा जुआ था जिसमें सब कुछ डूब भी सकता था। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो उसने सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उस जुए का नतीजा ये निकला कि फिल्म ने 1975 में दुनिया भर में 35 करोड़ रुपए कमाए और भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन गई। जरा ये चार्ट देखिए, ये खुद ही पूरी कहानी बयां कर देता है। 1975 में शोले ने अकेले 15 करोड़ कमाए। उसके सबसे करीबी कॉम्पिटिटर जय संतोषी मां 5 करोड़ पर थी और दीवार 4.25 करोड़ पर। मतलब शोले सिर्फ जीत नहीं रही थी, वो अपने कंपटीशन को मीलों मीलों पीछे छोड़ चुकी थी। लेकिन शोले की कहानी सिर्फ बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों पर खत्म नहीं होती। इसका असली जादू तो इसकी विरासत में है, जो आज भी इतने दशकों के बाद भी जिंदा है। क्या इस पर यकीन किया जा सकता है? ये फिल्म मुंबई के मिनर्वा थिएटर में 1 या 2 साल नहीं, बल्कि पूरे 5 साल तक लगातार चली थी। ये सिर्फ एक फिल्म की सफलता नहीं, एक जुनून का सबूत है। ये फिल्म सिनेमा हॉल से निकलकर हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई। कितने आदमी थे इसे लेकर तेरा क्या होगा कालिया तक, इसके डायलॉग्स हमारी रोज की बातचीत में शामिल हो गए। इसका संगीत 70 के दशक का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम बना। और आलम तो ये था कि गब्बर, जय, वीरू तो छोड़िए, सांबा और कालिया जैसे साइड कैरेक्टर्स तक स्टार बन गए थे। तो एक आखिरी सवाल उठता है, आज के दौर में जब फिल्में 100-200 करोड़ आसानी से कमा लेती हैं, क्या इतने सालों बाद भी शोले को बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट कहा जा सकता है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। कई बड़े बॉक्स ऑफिस एनालिस्ट ये मानते हैं कि अगर हम टिकट की कीमतों को आज की महंगाई के हिसाब से एडजस्ट करें तो शोले से बड़ी हिट आज तक भारतीय सिनेमा में नहीं बनी है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक बेंचमार्क है, एक ऐसी विरासत जो शायद कभी धुंधली नहीं पड़ेगी।